हेलो शंभू, तुम्हें क्या लगता है ये महल तुम्हारे बाप की जागीर है? अभी तक फूलों की क्यारियां संवारी नहीं? आप राजमाली हैं या कोई मेहमान? आपको होश है नहीं कि यहाँ कौन आने वाला है? प्रतिमा की तेज फटकार सुनते ही वहाँ मौजूद सभी नौकर स्टन रह गए। वो एक बूढ़े माली पर बरस पड़ी थी। शंभू सिर झुकाए खड़ा रहा, उसकी आंखें जमीन पर टिकी थी। तभी एक दमदार आवाज ने हॉल की हवा को ही जमा दिया। प्रतिमा, होश में आओ। सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। वो आवाज स्वर्णा की थी जो वहां खड़ी थी। उसका पोस्चर सीधा था, नजरें सीधे प्रतिमा पर थी जिनमें एक खतरनाक फटकार थी। स्वर्णा बोली, ये आप इनसे ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? शंभू काका हमारे परिवार का हिस्सा है, कोई नौकर नहीं। उन्होंने तुम्हारी उम्र से भी ज्यादा साल इस महल को समर्पित किए हैं। स्वर्णा राजा हरि कृष्ण नंदन के बड़े पुत्र समय प्रताप सिंह राजवंश की पत्नी है। इनका कोई पुत्र नहीं है, लेकिन ये राजा हरि कृष्ण नंदन के छोटे पुत्र समर प्रताप सिंह राजवंश के पुत्र अभियुक्त को ही अपना बच्चा मानती है। जब से हरिकृष्ण ने राजगद्दी छोड़कर खुद को एक कमरे में सीमित कर लिया है, तब से इन्होंने अपने भाई भाभी में ही माता पिता को देखा। स्वर्णा शंभू की तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर एक कोमल सम्मानजनक मुस्कान खिल गई और वो बोली, शंभू काका, आप माफ करना। आप जाइए और आपको जैसा अच्छा लगे वैसे ही फूलों को सजाइए। आपसे बेहतर कुंवर साहब की पत्नी को कौन जानता है? यहाँ सब आप पर ही तो निर्भर है। शंभू के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। उसने आभार से स्वर्णा की ओर देखा और तेजी से वहां से चला गया। स्वर्णा ने प्रतिमा की तरफ एक अंतिम चेतावनी भरी नजर डाली और बिना एक शब्द कहे मुड़ गई, मानो प्रतिमा उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस ही न रखती हो। दरअसल प्रतिमा इसी राजवंश खानदान के दूर के रिश्तेदार का हवाला देकर सालों से महल में रहती आ रही है। ये सारा नजारा मुख्य हॉल के एक कोने में खड़ी कुसुम, काम वाली बेटी, मजे से देख रही थी। जैसे ही स्वर्णा चली गई, वो अपनी ठिठोली भरी हंसी रोक नहीं पाई। वो हंसी प्रतिमा के कानों में जहर घोलने वाले सांप की तरह उतर गई। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा उठा। उसने कुसुम की तरफ गुस्से से देखा जो अब भी मुस्कुरा रही थी। इससे पहले कि प्रतिमा कुछ कहती, कुसुम ने नाक सिकोड़ कर मुड़ने का नाटक किया। प्रतिमा जानती थी कि अब ये किस्सा पूरे महल में आग की तरह फैल जाएगा। अपनी इंसल्ट और गुस्से से प्रतिमा ने जोर से पैर पटका और वहां से चली गई, मानो जमीन ही फट जाए। दरअसल आज सारे महल में एक अलग ही हलचल थी। होने वाले हुकुम कुंवर साहब अभियुक्त प्रताप सिंह राजवंश काफी सालों बाद कुछ दिनों में महल आने वाले थे। इस खुशखबरी ने पुरानी दीवारों में एक नई जान फूंक दी थी। हर कोने में सफाई, हर कमरे में पॉलिश और हर दरवाजे पर नए फूलों के हार की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। इधर प्रतिमा की नजर उसकी ड्रेसिंग टेबल पर पड़े एक पुराने महीन नक्काशीदार लकड़ी के बॉक्स पर पड़ी। एक गहरी शातिर मुस्कान उसके होठों पर आ गई और उसके आंसू सूख गए। उसने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर रेशम के कपड़े में लिपटी एक पुरानी बिना फ्रेम की तस्वीर थी। तस्वीर में स्वर्णा और कुंवर साहब कई साल पहले हंसते हुए खड़े थे। प्रतिमा ने तस्वीर को अपने हाथ में लिया। उसकी उंगलियां स्वर्णा के चेहरे पर गईं और फिर कुंवर साहब के चेहरे पर। उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक खतरनाक ठंडी योजना चमकने लगी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे महल की दीवारों से ही बात कर रही हूँ। तुमने आज मेरी बेइज्जती करवा दी स्वर्णा। तुम्हें लगता है तुम जीत गई? तुम्हारा कुंवर साहब लौट रहा है ना? अच्छा है। उसने तस्वीर को पलटा। पीछे की तरफ एक और छोटी कटी हुई तस्वीर का एक कोना चिपका हुआ था, जिसमें सिर्फ एक औरत का हाथ दिख रहा था, जिसकी कलाई पर एक खास नक्काशीदार चूड़ा था। प्रतिमा ने उन कोनों को देखा और एक जहरीली हंसी हंसकर बोली, चलो आते हैं, देखते हैं कि तुम्हारा सबकी नजरों में सम्मानित परिवार आखिरकार कितना सच्चा है। और देखते हैं कुंवर साहब तुम्हें देखकर कैसा महसूस करते हैं जब वो सच जान जाएंगे जो तुमने सबसे छिपाया है। हाँ। प्रतिमा ने उस कटे हुए कोने वाली तस्वीर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उसकी नजरों में एक अंधेरा अटल संकल्प था। स्वर्णा का राज अब सिर्फ उसकी मुट्ठी में था।
ठीक उसी वक्त महल के झील वाले हिस्से में, जहां राजमाली के घर के पीछे का दरवाजा खुलता था, वहां से कुछ दूर चलने पर एक ऐसी जगह थी जो किसी सुनसान स्वर्ग जैसी लगती थी। ये महल का सबसे खूबसूरत और शांत कोना था। कभी यहाँ खुशियों की गूंज हुआ करती थी, लेकिन अब शायद ही यहाँ कोई आता था। ये सन्नाटा 20-22 साल पुराना था। इस जगह का जीवन, यहाँ की चहल पहल राजा हरिकृष्ण जी की पत्नी रानी उर्मिला के साथ ही मर गई थी। ये जगह उनकी सबसे प्रिय थी। उन दोनों के जाने के बाद राजा हरिकृष्ण ने भी यहाँ आना छोड़ दिया। धीरे धीरे महल का सारा जीवन मुख्य भागों में सिमट गया। इतने सालों में यहाँ कोई नहीं आया सिवाय राजमाली शंभू के, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी उन पर थी। समय ने इस जगह को महल की एक भूली बिसरी याद बना दिया था। राजमाली शंभू की पत्नी मालती अपना काम जल्दी जल्दी निपटाकर महल की तरफ निकलने की तैयारी कर रही थी। भले ही महल में उसकी हैसियत एक छोटे कर्मचारी जैसी थी, लेकिन कुंवर साहब के आने की खुशी उसके लिए भी उतनी ही बड़ी थी। आखिरकार उसका और उसके परिवार का पेट भी तो महल के रहम पर ही चलता था। वो अपने छोटे से घर के दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर आवाज देती हुई बोली, सिया, उठ जाए बेटा, हमें महल जाना है। और आपको याद है ना, आप इधर उधर नहीं जाएंगी, खासकर घर के बाहर नहीं निकलेंगी। बाहर का रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं। अंदर से एक प्यारी सी आवाज आई, जैसे कोई पंछी चहचहा रहा हो। जी माँ, हम समझ गए, हम नहीं जाएंगी बाहर। वैसे भी। ये बोलते हुए सिया रुक गई। उसकी आवाज में एक हल्की सी झिझक और डर था। वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, हमें इंसान पसंद नहीं। वो लोग हमें घूर घूर कर देखते हैं जैसे हम कोई अजूबा हों। मालती ने पलट कर देखा। सीढ़ियों से एक लड़की उतर रही थी, पतली दुबली सी काया, कोई 19-20 साल की उम्र। उसने हल्के गुलाबी रंग का एक पारंपरिक घाघरा और चोली पहन रखी थी। उसके सुनहरे चमकदार बाल, जो उसकी कमर से भी नीचे लहराते हुए आ रहे थे, उनसे पानी की बूंदें टपक रही थी, मानो अभी अभी नहा कर आई हो। लेकिन सबसे मंत्रमुग्ध कर देने वाली थीं उसकी आंखें, गहरी नीली जैसे समुद्र की गहराइयां। वो आंखें टिमटिमाते हुए एक मासूमियत से अपनी माँ की तरफ देख रही थी। उसका चेहरा इतना खूबसूरत और निर्मल था कि लगता था जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। यही वजह थी कि मालती उसे बाहर नहीं जाने देती थी। इस क्रूर दुनिया में उसकी बेटी सिया की मासूमियत और डिवाइन ब्यूटी ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी, और मालती उसे हर कीमत पर उस खतरे से बचाना चाहती थी। मालती का दिल भर आया। सिया की इस मासूमियत और ईमानदारी पर उसे अपनी बेटी पर टूट टूट कर प्यार आ रहा था। आखिरकार सिया उसकी बात कभी भी नहीं टालती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्यार से उसने सिया के कान के पीछे एक छोटा सा काला टीका लगाते हुए कहा, बस नजर ना लगे मेरी बच्ची को। सुनो सिया, आप जा सकती हो बाहर, पर सिर्फ महल के झील वाले हिस्से तक ही, उसके आगे बिल्कुल नहीं। हाँ, वैसे हमने सुना है वहाँ कुछ हिरण रहने लगे हैं, शायद आपके लिए अच्छा साथ मिले। सिया ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ माँ, वो ना एक छोटा सा बच्चा था हिरण का, उसका पैर घायल था। हमने उसको ठीक किया और उसके रहने के लिए पेड़ों के पीछे एक छोटा सा आश्रय भी बना दिया था, इसलिए अब वो वहीं रहता है। मालती मुस्कुरा दी। अच्छा लाडो, पर हम बस जल्दी ही आ जाएंगे ना। आप आगे महल की मुख्य इमारत की तरफ बिल्कुल मत जाना, ठीक है? सिया ने एक छोटे बच्चे की तरह गंभीरता से सिर हिलाया। मालती आखिरी बार प्यार से देखती हुई महल की तरफ बढ़ गई। सिया एक हल्की फुल्की चाल में झील की तरफ चल पड़ी। उसकी दुनिया तो उसके असली दोस्तों गिलहरियों, मोरों, हरे कबूतरों और अन्य जानवरों से बनी थी। झील के किनारे एक विशाल प्राचीन मंडप खड़ा था। उसकी मुंडेर और बड़े बड़े पिलर्स पर बेहद बारीक नक्काशी की गई थी, जो समय के साथ धुंधली पड़ गई थी, लेकिन उसकी भव्यता आज भी बरकरार थी। चारों ओर अंगूर और खुशबूदार फूलों की बेलें लिपटी हुई थी। सिया एक पिलर का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। ठीक उसी वक्त झाड़ियों से एक छोटा हिरण का बच्चा कूदता हुआ आया और उसके पास सटकर बैठ गया। दोनों मौन में शांति से उगते हुए सूरज को निहारने लगे।
नारंगी और सुनहरी किरणें झील की शांत सतह पर नाच रही थीं। कुछ देर बाद सिया ने झील के किनारे पैर में पानी डाल दिए और फिर धीरे से पीठ के बल लेट गई। धूप की तीखी किरणों से बचने के लिए उसकी आंखें बंद थीं। वो थोड़ी थोड़ी देर में पानी में हाथ डालकर अपने ऊपर पानी की छींटे मार लेती। इसी प्रक्रिया में अनजाने में ही उसका ब्लाउज पूरी तरह से गीला हो गया और उसके बदन से चिपक गया। अचानक उसके चेहरे पर पड़ रही धूप की गर्मी गायब हुई। एक ठंडी छाया ने उसे ढक लिया। ऐसा लगा जैसे कोई उसके ऊपर खड़ा है। सिया की आंखें तुरंत खुल गईं। उसने अपने सामने एक लंबा अनजान पुरुष देखा। उसकी नजरें सिया पर टिकी थीं और उसके चेहरे पर हैरानी और चिंता का एक अजीब सा मेल था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। गीले कपड़े उसके बदन से चिपके हुए थे जो उसके हर कर्व को उजागर कर रहे थे। अनजान व्यक्ति को इतने करीब देखकर वो स्टन रह गई। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कभी किसी अनजान इंसान, खासकर एक पुरुष के इतने करीब नहीं आई थी। डर के मारे वो ये भी भूल गई थी कि उसके पास दुपट्टा नहीं है। वो डरते हुए बोली, हे भगवान, ये कौन है? मुझे यहाँ से फौरन जाना होगा। वो सामने वाले की तरफ देखे बिना ही एक घायल हिरण की तरह वहां से दौड़ पड़ी, अपनी शर्म और डर को पीछे छोड़ते हुए। वो अनजान व्यक्ति वहीं खड़ा रह गया, मानो किसी सुपरनैचुरल सीन से अचानक जाग गया। उसकी नजरें भागती हुई उस परी सी फिगर पर टिकी थी जो अब तेजी से दूर हो रही थी। उसके मन में सवालों का एक तूफान था। वो जगह, ये मंडप, ये नक्काशी और वो लड़की, उसकी नीली आंखें, सुनहरे बाल। उसकी नजर जमीन पर पड़ी उस हल्की गुलाबी चुन्नी पर पड़ी जो सिया भागते वक्त छोड़ गई थी। वो धीरे से झुका, उसे उठाते हुए बोला, आखिर कब तक भागोगी मुझसे? देखना, एक दिन तुम्हें अपना बनाकर ही दम लूंगा। कौन था ये इंसान? क्या वो सिया को पहले से जानता था? आखिर क्यों सिया को दशकों तक छुपा कर रखा गया था? क्या होगा जब सिया की माँ को उस इंसान के बारे में पता लगेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। आखिर कौन है ये लड़की? इसे तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था। भला इतनी सुंदर भी कोई हो सकती है क्या? उसके जाने के बाद भी वो शख्स उसकी सुंदरता में खोया हुआ ही था। वो शख्स सिया को देखता रह गया, मानो उसकी सांसें थम सी गई हों। उसने अपने जीवन में बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी थी, पर सिया कुछ अलग थी। वो सांसारिक सुंदरता नहीं, बल्कि एक सुपरनैचुरल इमेज लग रही थी, जैसे भगवान ने सारे जहां की खूबसूरती और निर्मलता को एक ही मूर्ति में ढाल दिया हो। उसके लहराते सुनहरे बाल जिनमें सूरज की किरणें खेल रही थीं, और वो गहरी समुद्र जैसी नीली आंखें जो एक पल में ही उसे इस दुनिया से अलग किसी और ही लोक का निवासी साबित कर रही थी। सिया दौड़ती हुई घर के अंदर आई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो दरवाजे से सरक कर ठीक नीचे जमीन पर बैठ गई। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी और सांसें तेज और फूली हुई थी। आज पहली बार उसने किसी अनजान आदमी का सामना किया था, और वो भी अकेले में, उस हालत में। उसकी नीली आंखों में अभी भी डर का साया था और वो कांप रही थी। हे भगवान, वो कौन था? अचानक मेरे सामने ही आ गया। आखिर चाहता क्या था वो? सिया घबराती हुई खुद से बड़बड़ा रही थी। कुछ देर बाद जब सिया के दिल की धड़कन थोड़ी शांत हुई और सांसें नॉर्मल हुई, तो वो उठी और धीरे धीरे अपने छोटे से कमरे में चली गई। वहाँ एक पुराना, थोड़ा धुंधला सा आईना रखा था। सिया उसके सामने खड़ी हो गई और खुद को निहारने लगी। इधर उस शख्स की नजर उस हल्के गुलाबी दुपट्टे पर पड़ी जो एक पिलर के पास बिखरा पड़ा था। उसने उस दुपट्टे को उठा लिया। कपड़े में से सिया की हल्की मधुर खुशबू आ रही थी, फूलों और ताजी हवा जैसी। उसने सावधानी से मोड़कर अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया और एक गहरी सांस भरकर वहां से चला गया। इधर सिया की नजर अपने ही शरीर पर पड़ी। उसने महसूस किया कि उसके कंधे और ऊपरी हिस्सा ढका नहीं है। एक पल के लिए उसका दिल फिर से धड़कना भूल गया। सिया चौंकते हुए बोली, अरे मेरा दुपट्टा कहाँ गया? वो हल्का गुलाबी दुपट्टा जो उसकी माँ ने उसे पहनाया था वो गायब था। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ से होकर गुजरी
और सिया टेंस्ड होकर बोली, हे भगवान, लगता है मेरा दुपट्टा वहीं झील के पास ही रह गया। वो घबरा गई। अगर उसकी माँ सा को पता चला तो वो उसे फिर कभी बाहर अकेले नहीं जाने देंगी। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। उसे वो दुपट्टा वापस लाना ही होगा, इससे पहले कि कोई और उसे देख ले या उसकी माँ वापस आ जाए। सिया घबराती हुई बोली, अगर माँ सा को पता चल गया तो हम क्या करेंगे कान्हा जी? वो बाथरूम की तरफ भागते हुए अपने भगवान से फिर से बड़बड़ाई, हम मासा के आने से पहले ही दुपट्टा ले आते हैं, वरना डांट तो तय है हमें फिर कभी बाहर नहीं जाने देंगी वो। कुछ ही मिनटों में सिया ने अपने गीले कपड़े उतार दिए और एक सादी हल्की पीली साड़ी पहन ली जो उसकी नीली आंखों के साथ खूब जचती थी। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका, लेकिन रास्ता सुनसान था। सिया खुद को समझाती हुई बोली, कुछ नहीं होगा सरायना, डरो मत। वो अक्सर खुद को इसी नाम से बुलाती थी जब घबराई होती थी। सिया ने खुद को हिम्मत देते हुए कहा, बस वहाँ जाना है और दुपट्टा उठा लेना है, तब तो वो अजनबी भी चला गया होगा, जरूर चला गया होगा। एक गहरी सांस भरकर वो दरवाजे से बाहर निकली और फिर से उसी रास्ते की ओर चल पड़ी, अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करती हुई, बस एक ही उम्मीद के साथ कि वो दुपट्टा वहीं पड़ा होगा और वो अजनबी शख्स वहाँ नहीं होगा। उसकी हर कोशिश इस डर को दबाने की थी कि कहीं उसका सामना फिर से उससे न हो जाए। महल का मुख्य हॉल काम चलाओ एक्टिविटीज से गूंज रहा था। हर कोई जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहा था, क्योंकि कुछ ही दिनों में कुंवर साहब आने वाले थे। इतने सालों बाद वो वापस हमेशा के लिए आ रहे थे और इस खुशी ने सबको एक नई ऊर्जा दी थी। स्वर्णा जी के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो इधर उधर दौड़ लगा रही थी, हर छोटी बड़ी चीज का जायजा ले रही थी। ऐश्वर्या, जो राजा हरिकृष्ण नंदन के छोटे बेटे समर प्रताप सिंह की धर्म पत्नी है, वहीं एक आराम कुर्सी पर बैठी हुई उसे देख रही थी। चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। ऐश्वर्या ने नरमी से कहा, अब बस भी करो जीजी, सुबह से तुम लगी हुई हो, थक जाओगी। अभी आकर यहीं तो रहेंगे ना, तब कर लेना बाकी के काम। आराध्या ने अपनी सास ऐश्वर्या से स्वर्णा की शिकायत करते हुए कहा, वही तो मासा, देवर जी के आने की खुशी में तो बड़ी मासा हम लोगों को भूल ही गई हैं। हम पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। समर और ऐश्वर्या के बड़े बेटे का नाम राजवीर है और आराध्या उनकी धर्मपत्नी है। समर, जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उनकी बात सुनकर वहीं रुक गए और हंसते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने लाडो, हम पर भी तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्वर्णा मुस्कुराते हुए अपने पति समय प्रताप को जवाब देते हुए बोली, अच्छा, आने दीजिए लाडे सर को, एक एक शिकायत सुनाऊंगी उनसे। स्वर्णा की बात सुनकर सब हंस पड़े। तभी समर और ऐश्वर्या का बड़ा बेटा राजवीर वहां आया और उसने स्वर्णा के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बिल्कुल बड़ी मासा, हम आपके साथ हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। राजवीर की बात सुनकर स्वर्णा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने प्यार से राजवीर का माथा चूम लिया और बोली, आप दोनों भाइयों समर और राजवीर का दिल हमेशा से ही बहुत बड़ा है। एक समर को तो बाकी सबको उलाने देने से ही फुर्सत नहीं है। सब फिर हंस पड़े। महल में खुशियों की गूंज साफ सुनाई दे रही थी, पर दूर कोने में खड़ी नंदिनी के सीने में सांप लौटने लगा। उसे सब देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। महल वालों का इतने मजे से हंसना बिना उसके मन में कड़वाहट उबल रही थी। अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदार यही महल वाले हैं। अगर वो बाग महल मेरे नाम कर देते तो मैं दूसरी शादी करके वहाँ खुशी खुशी रहती, ना कि यहाँ इनके रहम पर पलती। नंदिनी दूर के रिश्ते में समर और समय की बहन लगती हैं। अपने पति की मौत के बाद ये अपनी बेटी सोनाली और बेटे कुणाल के साथ ही महल में रहती हैं। नंदिनी कभी भी ये नहीं सोचती कि इतने सालों से उसे पनाह और पेट भर खाना देने वाले यही लोग हैं, जब दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया था। इधर मालती जल्दी जल्दी मंदिर की सफाई कर रही थी। वो आज पहली बार इतनी देर से आई थी, क्योंकि सिया को तैयार होने में वक्त लग गया था। वो आमतौर पर सुबह शाम ही आती थी, अपना काम चुपचाप निपटा कर चली जाती थी। कुछ देर बाद राजवीर और समर भी ऑफिस के लिए निकल गए और महल फिर से अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया। लेकिन हर किसी के दिल में कुंवर साहब के आने की उत्सुकता और खुशी धड़क रही थी। सिया दबे पांव झील के पास पहुंची। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। उसकी डरी हुई नजरें इधर उधर घूमी, हर छाया में उस अजनबी को तलाशती हुई। सिया घबराते हुए बोली,
अरे इधर तो चारों ओर एकदम से सन्नाटा है, लेकिन मैं बिना ढूंढे भी तो नहीं जा सकती। सिया ने आसपास की झाड़ियों में, पेड़ों के पीछे हर संभव जगह देखा, पर दुपट्टा गायब था। वो घबराते हुए बोली, हे भगवान, यही तो रखा था मैंने दुपट्टा, इससे जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया। ये बोलते ही डर के मारे सिया की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने ही वाली थी कि उसकी नजर थोड़ी दूर महल के एक सुनसान हिस्से की तरफ गई। सिया खुद से बड़बड़ाई, शायद तेज हवा के झोंके में उड़कर उधर चला गया हो, मुझे जाकर देखना चाहिए। वो धीरे धीरे डरते डरते उस तरफ बढ़ी जिस हिस्से में वो पहुंची, लेकिन वो एरिया ज्यादा ही साफ सुथरा, इतना सजा धजा हुआ था कि लगता था जैसे अभी अभी किसी ने इस जगह को संवारा हो। पर सिया को तो बस अपने दुपट्टे की ही फिक्र थी। तभी अचानक एक मजबूत बाह अंधेरे से निकलकर उसकी कमर में आ घुसी। एक तेज झटके के साथ उसे एक बड़े अंधेरे कमरे के अंदर खींच लिया गया। पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज हुई, जिसने उसकी उम्मीदों का दरवाजा भी बंद कर दिया। कौन है? मैंने पूछा कौन है? सिया ने डरते हुए पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। सिया की सांस अटक गई। डर के मारे उसका खून जम सा गया। आंसू बिना रुके उसके गालों पर बहने लगे। वो अपने आप को उस लोहे जैसी मजबूत पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, अपने नन्हे हाथों से उसकी बाहों पर प्रहार करती हुई। अगले ही पल उस शख्स ने उसे अपनी ओर खींचकर अपने सीने से चिपका लिया। हमें छोड़ दीजिए। सिया ने रोते रोते हिचकियां भरते हुए गुहार लगाई। उसकी आवाज डर और बेबसी से कांप रही थी। जाने दे हमें प्लीज, हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसकी मीठी कपकपाती आवाज सुनकर युक्त के हाथ थोड़े ढीले पड़े, मानो उस पर असर हुआ, पर उसने उसे छोड़ा नहीं। पहले हमारी तरफ देखो। युक्त की गहरी, दमदार और अधिकार भरी आवाज उस सुनसान महल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, जिससे सिया और भी सहम गई। सिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस तरफ देख पाए। उसकी नजरें जमीन पर ही गड़ी थी। युक्त ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से उसे घुमा दिया, फिर भी उसकी निगाहें नीची ही रहीं। युक्त ने उसकी साड़ी के पल्लू को हटाकर उसकी नंगी कमर पर अपना हाथ रख दिया। उसके हाथ का स्पर्श गर्म और दावेदारी भरा था। सिया वहीं जड़ होकर रह गई। उसके हाथ अपने आप युक्त की मजबूत बाहों में जा सिमटे। डर के मारे उसका शरीर कांप उठा। उसकी गर्म सांसें सिया के कान को छू रही थीं, फिर भी उसमें उसे देखने की हिम्मत नहीं हुई। युक्त ने उसके कान के पास धीरे से लेकिन दबे हुए अधिकार और एक अजीब से मालिकाना अदा से कहा, हम युक्त हैं और आज से ये जगह, ये महल हमारा है। युक्त ने उसे और करीब खींचा। उसके बालों में अपना चेहरा दबाते हुए कहा, हिलना बंद करो, वरना हम तुम्हें सजा दे सकते हैं और तुम्हारे प्यारे हिरणों को बेघर भी कर सकते हैं। वो सिया के बालों की मधुर खुशबू में खो सा गया था। उसकी पकड़ और भी सख्त और दावेदार होती जा रही थी। सिया ने इस बार हिम्मत करते हुए सवाल किया, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आखिर उन हिरणों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उनको बेघर करने पर तुले हैं? युक्त ने सिया पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, बस चुपचाप यूं ही खड़ी रहो, नहीं तो मैं। अब इस पकड़ को सिया और बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस खतरे और अपनी दुनिया के छिन जाने के डर ने उसमें एक अजीब सा साहस भर दिया। उसने अपना सारा जोर लगाकर युक्त को धक्का दे दिया और भागने के लिए मुड़ी। युक्त ने हैरान होकर उसे पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ सिया के ब्लाउज के नाजुक लटकन से उलझ गए। एक तेज चीख जैसी आवाज के साथ लटकन टूट गया और युक्त के हाथ में आ गिरा। दोनों एक पल के लिए स्टन रह गए। सिया ने पलट कर देखा। युक्त हैरानी से अपने हाथ में पड़े टूटे हुए लटकन को देख रहा था, मानो उसे एहसास हो रहा हो कि उससे अनजाने में क्या हुआ। उसके चेहरे पर अग्रेशन की जगह एक गिल्ट और डिसबिलीफ था। वो कुछ कहना चाहता था, शायद माफी मांगना चाहता था, पर सिया के पास रुकने का वक्त नहीं था। वो इस मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से दरवाजे की ओर भागी और अंधेरे कॉरिडोर में गायब हो गई, अपने टूटे हुए ब्लाउज और डर से कांपते दिल के साथ। युक्त अभी भी वहीं खड़ा था। अपनी मुट्ठी में कसा हुआ वो लटकन देख रहा था।
उसके चेहरे पर हैरानी, पश्चाताप और क्यूरियोसिटी थी। फिर धीरे धीरे उसने मुट्ठी और भी कसकर बंद कर ली, जैसे कोई कीमती खजाना पा लिया। उसकी नजरें उस दरवाजे पर टिक गईं जहां से सिया भागी थी। युक्त के होठों पर एक खतरनाक रहस्यमयी मुस्कान खेलने लगी। उसने लटकन को अपनी जेब में रख लिया। उसकी आवाज एक कॉन्फिडेंट फुसफुसाहट में बदल गई, जिसमें एक बाधा और एक खतरा दोनों छिपे थे। अब तुम भागकर कहाँ जाओगी, नीली आंखों वाली परी? तुम्हारा एक हिस्सा अब हमारे पास है और हम इसे लौटाने का इंतजार करेंगे। तुम खुद हमारे पास वापस आओगी। आखिर कौन है ये शख्स? सिया के साथ क्या इसका प्यार रंग लाएगा या कुंवर साहब के आते ही कहानी में आएगा नया मोड़? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। युक्त अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम में डूबा हुआ था। तभी अचानक उसकी नजर बालकनी से होती हुई नीचे झील के किनारे अटक गई। वहां एक हिरण का बच्चा उछल कूद रहा था और आसपास कई हिरण शांति से खड़े थे, बिना किसी डर या संकोच के। ये दृश्य उसे मंत्र मुग्ध कर गया। उसकी नजरें अब पूरे नजारे पर थीं। झील का पूरा इलाका रंग बिरंगे फूलों से भरा पड़ा था। तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों की बेलें पिलर से लिपटी हुई थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, उस लड़की को तो ऐसी ही खुली, प्राकृतिक और फूलों से भरी जगहें पसंद है। शायद इसीलिए वो महल के मुख्य बगीचे को छोड़कर यहाँ आती थी। यहाँ तक कि उसकी अपनी बालकनी तक इन सुगंधित बेलों ने एक जीवंत दुनिया बना रखी है। दोपहर लगभग 2 बजे। हुकुम साहब के आने की तैयारियों में इतनी बिजी रही कि मालती को समय का एहसास ही नहीं रहा। जब उसे होश आया तो सिया का ख्याल आते ही वो तुरंत घर की ओर निकल पड़ी। सिया घर पहुंचकर अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। मालती के आते ही दोनों ने साथ खाना खाया। खाने के बाद सिया सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे की खिड़की से वो झील की ओर देखने लगी, वो जगह जो अब किसी और के कब्जे में चली गई थी। उसे उस घायल हिरण के बच्चे की चिंता सता रही थी। उसकी चोट ठीक हुई या नहीं? सिया फुसफुसाई, हम क्या करें, वहां फिर से जाकर आ जाएं, पर अभी तो माँ साहब आ चुकी हैं। हम रात को जाकर उनसे हिरण को वहीं रहने देने की विनती तो कर ही सकते हैं। कान्हा जी, हम ये सब बस अपने प्यारे हिरणों के लिए कर रहे हैं, वरना वो लोग कहाँ जाएंगे? हम उनसे बात कैसे करेंगे? पर बात तो करनी ही होगी ना। रक्षा करना हमारी, कान्हा जी, सब आपके भरोसे ही है। अब सिया ने रात में चुपके से झील के पास जाने का प्लान बना लिया। रात हो चुकी थी। शंभू महल से काम खत्म करके घर लौटे थे। हमेशा चहकने वाली सिया आज चुपचाप बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो युक्त से बात कैसे करेगी। शंभू ने इशारों में मालती से पूछा तो मालती ने कहा, हिरण के बच्चे को लाडो झील के पास छोड़ आई है, उसी की सोच में डूबी होगी। सिया ने अपनी माँ की आवाज सुनकर उनकी ओर देखा और अनजाने में ही बोल पड़ी, बाबा साहब, आपकी इजाजत हो तो क्या हम एक बार उस बच्चे को देख आए? अभी रात के 10 बजे थे। शंभू जानते थे कि महारानी के जाने के बाद से झील के पास कोई नहीं जाता और रात को महल की सुरक्षा और कड़ी कर दी जाती है, इसलिए सिया वहां सुरक्षित रहेगी। घर पास में ही था तो कोई फिक्र की बात भी नहीं थी। उन्होंने सिया को जाने की आज्ञा दे दी, पर मालती ने मना कर दिया। आप दोनों को क्या हुआ है? हमारी फूल सी बच्ची इतनी रात को अकेले जानवर देखने जाने की जिद कर रही है और आप उसे जाने दे रहे हैं। आप नहीं जाओगी सिया। शंभू ने मालती की ओर देखा और कहा, जाने दो इन्हें, हम पिता हैं इनके, हमें भी फिक्र है। सिया वैसे भी घर पर ही रहती है, उनका मन भी बहल जाएगा, वरना सारी रात ये परेशानी में गुजार देंगी। मालती ने आखिर थक हार कर हाँ कहती। सिया खुशी खुशी जल्दी खाना खत्म करने लगी। उसने एक मोमबत्ती भी तैयार रखी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उस तरफ बिजली की व्यवस्था है भी या नहीं। सिया के जाने के बाद शंभू ने मालती को समझाया, देखिए भाग्यवान, हम जानते हैं आप सिया से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, पर ऐसे उन पर रोक टोक लगाना गलत है। हम लोगों ने पहले ही उन्हें घर में कैद कर रखा है, फिर चाहे कारण कुछ भी हो, अब ऐसी रोक टोक करने से उन पर गलत असर पड़ेगा। और वो पास ही तो गई है ना,
आप फिक्र न करें। मालती शंभू की बातों पर सोच में पड़ गई। रात 10:30 बजे झील महल के पास। महल के इस हिस्से में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए युक्त एक मोमबत्ती की रोशनी में कागजातों पर कुछ हिसाब किताब कर रहा था, पर उसका मन उसमें नहीं था। वो पूरी तरह सिया में खोया हुआ था। उसने सिया का वो हल्का गुलाबी दुपट्टा निकालकर अपने हाथों में लपेट लिया। उसकी आंखों के सामने सिया की वो खूबसूरत समुद्र जैसी नीली आंखें तैर रही थी, जिन्हें चाह कर भी भुला पाना मुश्किल था। युक्त ने महल में आज पहली बार सिया को देखा था। वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि यह हकीकत थी या कोई खूबसूरत फसाना। युक्त एक सांवले रंग का लड़का था, पर दिखने में इतना आकर्षक कि लड़कियां उसे देखकर मोहित हो जाएं। उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह का गर्व और कॉन्फिडेंस था, जो उसकी शख्सियत में 4 चांद लगा देता था। वो उठकर अपनी बालकनी की खिड़की खोलकर झील की ओर देखने लगा। नीचे झील में उतरने के लिए बनी सीढ़ियों के आसपास तरह तरह के फूल थे, जो रात के वक्त खिलते थे, और झील में भी कमल के फूल तैर रहे थे, जो कभी महारानी उर्मिला के द्वारा लगाए गए थे। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। वहां कुछ हिरण सिया के इर्द गिर्द घूमकर गुलाटियां भर रहे थे। युक्त ने धीमे से कहा, आखिर ये लड़की है कहाँ? मुझे तो इसका नाम तक नहीं पता। ये तो मेरे लिए किसी रहस्य की तरह है। सिया झील की सीढ़ियों पर लेटी हुई थी, अपने पैर पानी में डुबोए हुए। उसके आसपास कई मोर और हिरण थे। उसकी साड़ी का आंचल नीचे गिर चुका था और चांदनी रात में सिया की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई लग रही थी। वो बेखौफ और लापरवाह थी, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। युक्त फिर से बोला, आखिर मुझे आज पता करना ही होगा कि ये क्या पहेली है। युक्त तेजी से नीचे उतरा और चुपचाप सिया के पास जाकर खड़ा हो गया। चांदनी में सुनहरे रंग में नहाई सिया इतनी निर्मल और पवित्र लग रही थी, जैसे कोई छू भी ले तो वो गंदी हो जाए। सांस लेने के कारण उसका सीना, जो बिना आंचल के था, ऊपर नीचे हो रहा था। एक सीन जो किसी को भी बहका सकता था। वो धीरे से आगे बढ़ा और सिया को अपनी गोद में उठा लिया। सिया हड़बड़ाकर जाग गई और बोली, अरे कौन हो आप, और मुझे इस तरह उठाने की जरूरत कैसे हुई? युक्त ने दबी हुई धीमी आवाज में कहा, शांत रहो जान, वरना हम तुम्हें इसी झील में गिरा देंगे। सिया ने जान शब्द सुना तो वो एकदम शांत हो गई। ये पहली बार था जब किसी ने उसे इतने प्यार और इंटीमेसी से पुकारा था। उसने हिम्मत करके अपनी नीली आंखें उठाई और सीधे युक्त की आंखों में देखने लगी। उसकी सांसें थम सी गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अब सिर्फ डर से नहीं, बल्कि एक अनजाने अजीब से अट्रैक्शन से भी। सिया का दिल जाने क्यों जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ अपने आप ही युक्त के मजबूत कंधों पर जा टिके थे। वो जिस काम से आई थी, दुपट्टा ढूंढने, वो बात उसके दिमाग से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। युक्त उसे महल के एक गहरे शांत हिस्से में ले गया। वो उसे अपने कमरे में ले गया। तभी युक्त का फोन बज उठा। उसने सिया को बड़ी कोमलता से जमीन पर उतारा। उसने अपना हाथ उसके माथे पर रखा, एक अनकहे आश्वासन के साथ, और अंदर जाने का इशारा किया। फिर वह खुद थोड़ी दूर चला गया, फोन पर बात करने लगा। सिया अंदर चली गई। उसे युक्त से कोई डर या बुरा एहसास नहीं हो रहा था। उल्टे उसका दिल कह रहा था कि इस व्यक्ति पर भरोसा करो। वो हैरान थी। कमरे में एंटर करते ही उसकी नजरें चौंधिया गईं। हल्की हल्की मोमबत्तियों की रोशनी ने पूरे कमरे में एक जादुई सा माहौल बना रखा था। हर चीज, दीवारें, पर्दे, फर्नीचर, सभी कुछ काले और ग्रे रंग के शेड्स में थी। हवा में एक मदहोश कर देने वाली बेहद खुशबूदार सुगंध तैर रही थी। सिया ने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा और कसकर पकड़ा और आगे बढ़ी। उसे एहसास हुआ कि ये कोई बेडरूम नहीं था, बल्कि पर्सनल लाउंज जैसा लग रहा था। फिर भी एक कोने में एक शानदार बड़ा बिस्तर रखा हुआ था, जो बताता था कि युक्त यहीं रहता था। उसने घड़ी देखी, रात के 11:15 बज रहे थे। उसने अपने मन में सोचा, मुझे लगता है इससे मुझे बात करनी होगी। इसे समझाना होगा कि हिरण के बच्चे को वहां से ना हटाए।
धीरे धीरे मोमबत्तियों की गर्मी और कमरे की शांत खुशबू ने उसे सुलाना शुरू कर दिया। उसकी पलकें भारी होने लगी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 11 बजे, फिर 11:15 बजे। युक्त अभी तक वापस नहीं आया था। सिया सोफे पर ही सिर टिकाए गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। युक्त अंदर आया। उसकी नजरें सोफे पर सोई हुई सिया पर पड़ी। मोमबत्तियों की रोशनी उसके चेहरे पर नाच रही थी। उसके सुनहरे बालों को और भी चमकदार बना रही थी। युक्त ने मन ही मन सोचा, वो हर बार और ज्यादा खूबसूरत कैसे लग सकती है। उसने अपना फोन निकाला और जल्दी से एक मैसेज टाइप किया। सब कुछ रोक दो, प्लान बदल गया है। फोन बंद करके वो सिया के पास गया। उसने उसके सोफे के पास घुटने टेके और उसके माथे को बड़े ही प्यार से छुआ। उसने अपने होंठ हल्के से उसके माथे पर रख दिए, एक सॉफ्ट किस कर दिया। युक्त ने धीमे से कहा, कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को अपना बना कर ही रहूंगा, भले ही मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो धीरे धीरे उसके बालों में उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। अनजान गर्म हाथों के स्पर्श से सिया की नींद टूटी। उसकी आंखें खुली। इतने करीब युक्त का चेहरा देखकर वो एकदम कॉन्शियस हो गई। वो तुरंत उठकर सोफे पर सट कर बैठ गई और घबराते हुए बोली, अब ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? युक्त ने धीरे से कहा, डरो मत, तुम्हारी नींद टूट गई, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। लेकिन अब तुम यहाँ हो और मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि ये जगह अब तुम्हारी भी है। ये सुनते ही सिया की सांसें फूल गईं। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसके सामने बैठा ये अजनबी अचानक उसके भविष्य का हिस्सा बनने की बात कर रहा था। क्या रंग लाएगी युक्त और सिया की मोहब्बत? क्या होगा जब सिया की माँ को उसकी इस हरकत का पता चलेगा? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो उसकी माँ महल के करीब जाने से रोकती थी? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। सिया युक्त को चुपचाप देख रही थी। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि आदमी क्या सोच रहा है। वो शर्म से अपना सिर और नीचे झुका लेती है। जान, एक बात कहूं? युक्त के इस तरह जान बुलाने से सिया के गाल तुरंत शर्म से लाल हो गए। उसका दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। तभी युक्त ने अपनी बात मुस्कुराहट के साथ कही, आपके दिल की धड़कनों का शोर हमें कुछ और करने पर मजबूर कर रहा है। सिया उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई, पर वो उसे सम्मोहित होकर देखती रही। उसका हल्का सांवला रंग, माथे पर बिखरे बाल और उस ब्लैक शर्ट और पैंट में उभरता हुआ वो रिप्ड जिम टोन शरीर। वो इतना लंबा और मजबूत था कि लगता था उसके चौड़े कंधों पर 2 सिया आसानी से समा जाएं। सिया ने इतना सुंदर और ताकतवर व्यक्ति कभी नहीं देखा था। सिया को खुद में खोया देखकर युक्त मुस्कुरा दिया। उसने प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए कहा, जान, हम आपके ही हैं, आप हमें आराम से देख लेना। हम कहीं भागे थोड़े न जा रहे हैं, लेकिन आप अभी जो बात करने आई हैं वो कर लें। सिया ने शर्म से नजरें नीचे कर ली। युक्त का उस पर इतना अधिकार जताना उसे हैरान कर रहा था। वो हिम्मत जुटाकर बोली, वो हम कहना चाहते थे कि। सिया बस इतना ही कह पाई थी कि फिर वो खामोश हो गई, क्योंकि युक्त ने उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया था। युक्त ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जान, हमारी तरफ देखकर बोलो, जो भी कहना चाहती हो। सिया ने भी उसकी ओर देखते हुए कहा, आप हमारे हिरण को वहीं रहने देना और मोर को भी, वो लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। ये कहकर उसने अपनी टिमटिमाती हुई नीली आंखें उम्मीद से युक्त की ओर जमा दी। युक्त उसे प्यार से देखता रहा। फिर अचानक उसने उसे जानबूझकर परेशान करने के लिए जोर से और सख्त स्वर में कहा, नहीं, वो हमारे महल को गंदा करेंगे और हम आपकी बात भला क्यों माने? सिया को लगा था कि युक्त मान जाएगा। उसके इस तरह जोर से बोलने पर वो सहम गई। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए और वो डर से कांपने लगी और अब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी।
युक्त ने सिया को ऐसे देखा तो उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, अरे अच्छा, आप रोए नहीं, हम आपसे मजाक कर रहे थे। हमें उन जानवरों से कोई परेशानी नहीं है, हम उन्हें नहीं निकालेंगे। आप खुश? सिया हल्के हल्के रोते हुए उसकी छाती से चिपकी हुई थी। तभी युक्त ने सोचा, अगर वो पूरी तरह निश्चिंत हो गई तो शायद कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए उसने एक शर्त रख दी। युक्त ने कहा, बस एक शर्त है। सिया ने युक्त की छाती से अपना सिर हटाते हुए कहा, शर्त? कैसी शर्त? हमारे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। युक्त ने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, हमें पैसे नहीं चाहिए, आपको बस यहाँ आकर हमारे लिए रात का खाना बनाना होगा, बस। सिया को लगा था कि वो कोई मुश्किल शर्त रखेगा। खाना बनाने की बात सुनकर वो मन ही मन बहुत खुश हुई। वो एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ, हम खाना बना देंगे। युक्त ने अचानक पूछा, जान, आपका असली नाम क्या है और आप रहती कहाँ हैं? हमने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। सवाल सुनते ही सिया घबरा गई। उसने धीमी आवाज में कहा, सरायना और हम तो बचपन से यहीं रहते हैं। महल के राजमाली हमारे बाबा साहब हैं। सरायना? युक्त के दिमाग में एक तेज बिजली सी कौंध गई। उसने राजमाली शंभू को देखा था। शंभू और मालती बूढ़े हो चुके थे। महल के रिकॉर्ड्स जो वो अभी भी देख रहा था, उनमें शंभू के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी मालती का ही जिक्र था। सरायना नाम की किसी बेटी का कोई उल्लेख कहीं नहीं था। उसकी नजर सिया के निर्मल मासूम चेहरे पर पड़ी। वो झूठ नहीं बोल रही थी, तो फिर शंभू इससे लड़की को दुनिया से क्यों छिपा रहा था? क्या कोई रहस्य था, कोई राज? युक्त ने फिलहाल अपने सवालों को दबा दिया। उसने बात बदलते हुए कहा, चलो जान, हम आपको घर छोड़ देते हैं, रात काफी हो चुकी है। युक्त के मन में एक योजना बन चुकी थी। वो फिर खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, अगर ये लड़की सच कह रही है तो वो अब राजमाली के घर ही जाएगी और कल सुबह मैं खुद शंभू से उसकी इस बेटी के बारे में पूछूंगा। अब युक्त इस रहस्य को उजागर करना चाहता था जो इस खूबसूरत रहस्यमय लड़की से जुड़ा था, और वो उसे जानने के लिए कुछ भी कर सकता था। इधर सिया की नजरें युक्त पर टिकी थीं। दरअसल उसके मन में एक तूफान चल रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, अगर ये मेरे साथ घर तक गया तो बाबा और माँ को पता चल जाएगा कि मैं किसी अजनबी से मिली हूँ। मैं पहले ही उनसे झूठ बोलकर यहाँ आई थी, और अब अगर ये सीधे उनसे मिला तो उनका भरोसा टूट जाएगा। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। उसने सहमते हुए युक्त की ओर देखा और धीरे से बोली, हम आपको नहीं ले जा सकते। हमने अपने घर में नहीं बताया है कि हम आपसे मिले हैं। ऐसे आपको ले जाने पर माँ बाबा सा का भरोसा हम पर से टूट जाएगा ना। ये बोलने के बाद वो नीचे देखने लगी। उसके सुनहरे बाल बालकनी से आती हवा में उड़ रहे थे। युक्त ने कोमलता से उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे किया और बोला, जान, अगर उन्होंने हमें देख भी लिया तो आप बोल सकती हो ना कि हम आपके फ्रेंड हैं जो बहुत दिनों बाद आपसे मिले हैं। युक्त को किसी भी तरह से जानना था कि सिया कौन है, और इस वजह से वो उसके साथ जाने पर जोर डाल रहा था। फ्रेंड? क्या कहा? फ्रेंड? सिया ने कहते हुए टिमटिमाती आंखों से युक्त की ओर देखा, जैसे ये शब्द उसके लिए बिल्कुल नया हो। शायद ये पहली बार था जब कोई उसके सामने फ्रेंड बनने की बात कर रहा था। युक्त ने हैरानी से कहा, आपको फ्रेंड का मतलब नहीं पता? अब युक्त के मन में उसे लेकर डाउट आने लगा था। वो मन ही मन बोला, आखिर कोई इंसान इतना मासूम कैसे हो सकता है? अब मैंने भी ठान लिया है कि चाहे तो कोई जासूस ही क्यों ना हो, पर तुझे तो बस मेरी ही होना है, क्योंकि ये फीलिंग मुझे किसी और के लिए कभी नहीं हुई। इधर सिया ने युक्त की बातों को सुनकर ना में सिर हिला दिया। युक्त ने समझाते हुए कहा, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त वो होता है जो सुख दुख में साथ दे, जिससे हम अपनी हर बात शेयर कर सकें। एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुम जानती हो और पसंद करती हो, और जो तुम्हें पसंद करता हो। पर ऐसा तो कोई भी नहीं है हमारे पास, सिया ने बड़ी मासूमियत से कहा।
युक्त ने अपने शक को दबाते हुए कहा, ठीक है, तो रात काफ़ी हो चुकी है, हम दूर से ही आपको छोड़ देंगे, आपके माँ बाबा हमें नहीं देख पाएंगे। ठीक है, फिर तो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, सिया ने साफ शब्दों में कहा। युक्त ने सिर हिलाया और सिया का हाथ थाम लिया। वो आगे आगे चल रहा था और सिया पीछे। दोनों की जोड़ी एकदम सही लग रही थी, जैसे नाजुक से सिया को संभालने की ताकत सिर्फ युक्त में ही थी। दोनों महल से निकलकर झील के किनारे पहुंचे। अब सिया आगे आगे चल रही थी। उसके हाथ में एक छोटी मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी रोशनी उसके रास्ते को रोशन कर रही थी। कुछ ही दूरी पर राजमाली का घर दिखाई देने लगा, लेकिन इधर युक्त सिया की खुशबू से मदहोशता हो चुका था। उसने सिया को देखा, जो उसे अब वहां से जाने का इशारा कर रही थी, लेकिन सिया के हिलते होंठ युक्त को ललचाने लगे थे। तभी अचानक युक्त ने सिया के हाथ से मोमबत्ती ले ली और उसे फूंक मारकर बुझा दिया। अचानक अंधेरे में डूबे उस स्थान पर सिर्फ चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। युक्त ने सिया की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे जोर से अपनी ओर खींच लिया। सिया सिहर गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन युक्त की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो डर गई। अगर वो जोर से चिल्लाती तो रात के सन्नाटे में उसकी आवाज सीधे घर तक पहुंच सकती थी। युक्त ने उसे और करीब खींचा और फिर अचानक ही उसे अपनी गोद में उठाकर तेजी से राजमाली के घर की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला, अंदर एंटर किया और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था। सिया हैरान थी। युक्त ने उसके कान के पास होकर फुसफुसाया, जान, आपके माँ बाबा साहब तो अभी यहाँ है नहीं। ये सुनते ही सिया की धड़कनें और तेज हो गईं। युक्त ने उसके कान के पास अपने होठों को लगाया और कहा, हमने आपको पहले ही कहा था, अपनी धड़कनों का शोर कम करो, यह हमें उकसा रही हैं। और फिर युक्त ने ऐसा कहते के साथ ही सिया को किस कर लिया। सिया के हाथ अपने आप युक्त की शर्ट पर कस गए। उसकी आंखें बंद थी। एक अजीब सा करंट उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, सिर्फ महसूस कर पा रही थी। युक्त ने खुद को संभाला, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो एक पल और रुका तो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। उसने खुद को सिया से अलग किया, दरवाजा खोला और बिना पीछे मुड़े देखे अंधेरे में गायब हो गया। अंधेरे कमरे के बीचों बीच सिया अकेली खड़ी थी। उसके कान पर युक्त के होठों का जलता हुआ एहसास अभी भी था। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। उसने अपने हाथों को देखा जो अभी भी कांप रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी अभी क्या हुआ। वो सिर्फ इतना जानती थी कि उसकी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। एक अनजान आदमी ने उसमें एक ऐसी आग जगा दी थी जिसे वो समझ ही नहीं पा रही थी। और बाहर अंधेरे में छिपा युक्त अपनी ही सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सिया अभी भी अंधेरे कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके कान में युक्त के होठों का जलन भरा स्पर्श अभी भी ताजा था। तभी अचानक पीछे से एक आवाज गूंजी, सिया बेटी, तुम? सिया एकदम जम गई। उसने पलट कर देखा। दरवाजे पर मालती खड़ी थी। उसके हाथ में एक लालटेन थी, जिसकी रोशनी में उसका चेहरा भय, हैरानी और निराशा से भरा हुआ था। उसकी नजरें सिया के गुलाबी होठों पर टिकी हुई थी। मालती की आवाज कांप रही थी, ये सब क्या है? तुम यहाँ इस तरह से खड़ी क्यों हो? सिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। उसकी दुनिया एक पल में टूटकर बिखर गई थी। मालती की सांसें तेज हो गईं। उसने सिया की तरफ देखा। आंखों में एक भयानक सच्चाई का भय था। शंभू वहां खड़ा था। शायद उसने सब कुछ देख लिया था। उसकी आंखों में सिया के लिए डर नहीं, बल्कि एक गहरा, सदियों पुराना रहस्य था जो अब टूटने वाला था। क्या शंभू ने सच में युक्त को देख लिया था? क्या सिया की चोरी पकड़ी गई थी? क्या करेगा अब युक्त आगे? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। क्या हुआ बच्चे? आप इस तरह खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? दरअसल सिया युक्त के जाने के बाद भी वहीं खड़ी रह गई थी। कुछ देर बाद जब शंभू और मालती दोनों घर आए तो सिया को ऐसे खड़ा देखकर दोनों को अचरज हुआ। मालती ने सिया के दोनों कंधों को हिलाते हुए पूछा, आप कहाँ खोए हुए हो? आप अभी तक सोई क्यों नहीं? सिया ने अचानक अपने माँ बाबा साहब को देखा तो वो चौंक गई। उसने बात को बदलते हुए कहा, आप लोग कहाँ चले गए थे, वो भी इतनी रात को? अरे वो हुकुम सा आने वाले हैं ना कुछ दिनों में, फिर वो यहाँ के राजा बन जाएंगे।
तो कुछ दिनों तक सबका खाना महल में ही बनेगा, इसलिए राजा साहब ने सबको ये बताने के लिए बुलाया था। मालती ने जवाब दिया। सिया को शांत देख मालती फिर से बोली, अरे आपको तो अब तक सो जाना चाहिए था, काफी रात हो चुकी है। सिया अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपने कमरे में बढ़ जाती है। सिया अब काफी थकी हुई थी कि वो बिस्तर में जाते ही सो गई, पर उधर युक्त की नींद उड़ी हुई थी। वो अपने हाथों में सिया के कानों की बाली को पकड़कर देख रहा था। सुबह की पहली किरणें अभी अभी फूटी थीं। सिया नहाकर तैयार हो चुकी थी और तुलसी के पास जाकर पूजा कर रही थी। उसने केसरिया रंग का एक सुंदर घाघरा पहन रखा था, जो उसकी नीली आंखों और सुनहरे बालों के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था। तभी मालती ने उसे आवाज दी, अरे लाडो, आपकी एक बाली कहाँ गई? मालती की आवाज में चिंता थी। सिया ने अपने कानों को छुआ तो पाया कि एक बाली सचमुच गायब थी। मालती ने शंभू की तरफ मुड़कर कहा, और जाएं आप बाप बेटी रात को जंगली जानवरों के पास, देखें अब क्या हो गया। हम परेशान हो चुके हैं आप दोनों से, हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। शंभू हंसते हुए नहाने चले गए और सिया पूजा का सामान समेटकर तेजी से भागी। मासा, हम झील के पास देख कर आते हैं। लाडो आराम से, आप बाली को छोड़े, हम नहीं बनवा देंगे। मालती ने पुकारा, लेकिन सिया उसकी बात सुनने से पहले ही झील की ओर दौड़ चुकी थी। सिया ने झील के किनारे और आसपास हर जगह देखा, लेकिन बाली नहीं मिली। तभी उसकी नजर ऊपर युक्त के कमरे पर पड़ी। हिम्मत जुटाकर वो ऊपर की ओर बढ़ी। कल रात जिस कमरे में वो आई थी उसका दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने अंदर झांका, कोई नहीं था। बालकनी का दरवाजा खुला था और तेज हवा अंदर आ रही थी। सिया बोली, अच्छा हुआ कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है, मैं फटाफट अपनी बाली ढूंढकर यहाँ से निकल लेती हूँ। सिया तेजी से सोफे के पास गई। वो परेशान थी। पहले उसकी चुन्नी, अब बाली। उसे लगने लगा था कि जैसे कोई उसके साथ खेल रहा है। वो सोफे के आसपास झुककर बाली ढूंढने लगी। फिर उसकी नजर बालकनी में रखे एक सुंदर अलमारी पर पड़ी। सिया धीमे से फुसफुसाई, शायद वहां गिर गई हो, या फिर उसने इस अलमारी के अंदर रख दी हो। सिया अलमारी की तरफ बढ़ी और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। उसने अपने बालों को पीछे बांधा, जिससे उसका चेहरा और भी निखर गया। लेकिन सिया नहीं जानती थी कि वो अकेली नहीं थी। युक्त, जो अभी अभी जिम से वापस आया था, दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। उसकी नजरें सिया पर टिकी हुई थी। सिया, जो अपने खुले बालों और केसरिया घाघरे में बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। युक्त का गला सूख गया। उसने थूक निकला। वो जानता था कि सिया क्या ढूंढ रही है। वो उसकी हरकतें देखता रहा, उसकी मासूमियत, उसकी नाजुकता। तभी उसकी नजर सिया की कमर पर पड़ी। वहां हल्के निशान थे, शायद कल रात उसके अपने हाथों के, जब उसने उसे जोर से पकड़ा था। सिया जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा नाजुक थी। युक्त ने एक गहरी सांस ली। उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। वो धीरे से आगे बढ़ा, दरवाजे से बाहर निकलकर उसे अंदर से बंद कर दिया और चाबी घुमाने की आवाज हुई। सिया एकदम चौंक कर मुड़ी। उसकी नीली आंखें डर से फैल गईं। युक्त दरवाजे पर खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खोज रही थी मेरी जान? सिया की आंखों में एक ऐसा भाव था जो खुद सिया को ही डरा रहा था, मगर युक्त की मौजूदगी उसे आकर्षित भी कर रही थी। सिया जान चुकी थी कि अब वो फंस चुकी है, और वो भी जानता था कि सिया अब उससे दूर नहीं भाग सकती। सिया ये देखकर चौंक गई और वो बोली, आपने दरवाजा क्यों लॉक कर दिया? मुझे यहाँ से जाना है। सिया की बात सुनते ही युक्त ने चालाकी दिखाते हुए कहा, अरे घबराओ मत, मैंने दरवाजे को लॉक इसलिए किया है ताकि कोई अंदर ना आ जाए। युक्त ये बोलने के बाद धीरे से उसके पास गया और पीछे से उसकी कमर पर हाथ फेरता हुआ उसके पेट को पकड़ लिया। उसकी गर्म सांसें सिया की गर्दन पर महसूस हो रही थी। इससे पहले कि सिया कुछ बोलती, युक्त ने झट से कहा, हम कुछ मदद करें आपकी जान? युक्त के अचानक छूने से सिया चौंक गई और उसके हाथ से कीमती वाज टूटकर जमीन पर गिरकर टूट गया। सिया ने जब युक्त को इतने करीब देखा तो वो डर गई। वो जल्दी से उससे दूर हटकर खड़ी हो गई। युक्त ने इस सोफे से उसका दुपट्टा उठाया और उसको उड़ाते हुए बोला, आप कुछ ढूंढ रही थी ना? सिया घबराते हुए बोली, नहीं तो। युक्त उसके और करीब आता हुआ बोला, अच्छा,
हमें लगा आप कुछ कान की बालियां जैसा कुछ ढूंढ रही हैं। सिया जो पहले ही पीछे खिसक रही थी ये सुनकर रुक गई और हैरानी से उसे देखने लगी। युक्त ने उसका रिएक्शन देखकर एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, अब वो झुमके आपके नहीं है तो फिर किसके हो सकते हैं? खैर हमें क्या, हमने तो उन्हें कल रात ही फेंक दिया था। ये सुनते ही सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने भरे गले से धीरे से कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो किसी के लिए बहुत जरूरी भी हो सकते थे। क्या पता उन्हें बनवाने के लिए किसी ने रात रात भर जाकर काम किया हो, तब पैसे जुटाए होंगे। युक्त जो उसे सिर्फ चिढ़ा रहा था सिया को इतनी जल्दी रोता देखकर चुप हो गया। उसे सिया का रोना अच्छा नहीं लगा। वो बोला, अच्छा आप रोए मत, वो अभी भी हमारे पास ही हैं, हमने उन्हें फेंका नहीं है। सिया का रोना एकदम थम गया। उसकी आंखों में चमक आ गई और एक्साइटेड होते हुए बोली, सच्ची? तो फिर आप वो हमें दे दो ना। युक्त ने फिर चालाकी दिखाते हुए कहा, पर इसके बदले हमें कुछ चाहिए। सिया ने बिना सोचे समझे झुमके मिलने की खुशी में हाँ में सिर हिला दिया। उसे पता था कि उसके बाबा साहब ने कितने प्यार से उसके जन्मदिन पर ये तोहफा दिया था। राजमाली का परिवार गरीब था और मालती की दवाइयों पर ही सारा पैसा खर्च हो जाता था। युक्त ने टेढ़ी नजर से देखते हुए कहा, पक्का ना? सिया ने कहा, आप जो काम बोलोगे हम वो कर देंगे। ठीक है, तो आप आए हमारे साथ, युक्त ने कहा और कमरे से निकलकर स्टडी रूम की ओर चल दिया। सिया भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। स्टडी रूम के एक दराज से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसने सिया के हाथ में दे दिया। सिया मुस्कुराते हुए वहां से जाने ही वाली थी कि युक्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। युक्त ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ चली? क्या आप भूल गई? क्या आपने अभी कहा था कि आप हमारी बात मानेंगी? सिया को अब लग रहा था कि वो फंस गई है। वो डरते हुए बोली, कैसा काम? युक्त ने उसका हाथ जो अभी भी पकड़ कर रखा था थोड़ा और खींचकर अपने पास कर लिया। सिया की आंखें डर से बंद हो गईं। युक्त ने उसके कान के पास होकर प्यार से फुसफुसाया, वो काम बहुत आसान है मेरी जान, बस एक छोटा सा राज। तुम्हारा असली नाम क्या है और तुम इस महल के पास छिपकर क्यों रह रही हो? ये सुनते ही सिया ने अपने दूसरे हाथ से उस बॉक्स को वापस ले लिया जिसमें झुमके थे। युक्त ने उसे धमकाते हुए कहा, सच बोलो, नहीं तो ये झुमके और शायद तुम्हारे बाबा साहब की नौकरी भी कल की हवा हो जाएंगी। सिया की सांसें थम गईं। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार डर के। युक्त ने सिर्फ झुमके ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया था। उसके सामने अब कोई चारा नहीं था उसकी बात मानने के सिवा। अब क्या करेगी सिया? क्या वो अपनी सच्चाई बता देगी या अपने बाबा साहब की नौकरी को दांव पर लगा देगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। सिया का दुपट्टा उड़कर युक्त के पास आ गिरा। अचानक युक्त का गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसकी आंखें